फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 6 की विविध प्रश्नावली का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 4 वीडियो। उसमें देखिए जो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, एक बेलनाकार टैंक जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है वो गेहूं से भरा जाता है, लेकिन किस दर से? 314 मीटर क्यूब पर आवर की दर से। यानी जो गेहूं भरने की दर है वो हमें दे रखी है 314 मीटर क्यूब पर आवर। इसका मतलब क्या है? देखिए 314 मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब किसका होता है? आयतन का। तो ये आयतन की दर आपको दे रखी है, और आयतन की दर को हम कैसे लिखेंगे? dv अपॉन dt, क्योंकि v तो आयतन, समय के सापेक्ष। तो हमें dv अपॉन dt का मान दे रखा है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। अब आगे दे रखा है जो गेहूं की ऊंचाई है वो कितनी दर से बढ़ रही है। तो आप लोग देखिए एक बात नोट करें, जब हम बेलनाकार टैंक में गेहूं भरेंगे तो गेहूं की त्रिज्या जो होगी वो तो देखिए बेलन का रूप ही ले लेगी, गेहूं का आकार, तो उसकी त्रिज्या तो नहीं बदलेगी। त्रिज्या तो 10 मीटर है, 10 मीटर ही, केवल ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जब हम गेहूं भरेंगे तो त्रिज्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिज्या तो देखिए वही हुई जो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या है, यानी कि 10 मीटर। वो नियतांक है। वो चीज देखिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी थी, यानी आपको जो दे रखा है r इज इक्वल टू 10 मीटर, ये नियतांक है, क्योंकि जब हम गेहूं भरेंगे तो त्रिज्या आपकी ये नियत रहेगी, केवल ऊंचाई बढ़ती जाएगी। वही हमें निकालना है कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दर से बढ़ रही है। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि हमें आयतन की दर पता है यानी dv अपॉन dt, तो हम सबसे पहले आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। आयतन क्या है? क्योंकि बेलनाकार टैंक पाई आर स्क्वायर एच। इसका अवकलन क्या है? t के सापेक्ष, क्योंकि समय के सापेक्ष है क्वेश्चन, यानी कि dv अपॉन dt। पाई नियतांक, r का मान r भी नियतांक है, मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर, dh अपॉन dt। h क्योंकि बदलेगी वो मैंने यहां लिख दिया। अब dv अपॉन dt 314 मीटर क्यूब पर आवर। पाई का मान देखिए दे ही इसलिए रखा है, तो मुझे पाई का मान 3.14 रखना पड़ा। ये संख्या इसलिए दे रखी है ताकि कैंसिल आउट हो जाए। गुणा ये 100 हो गया, dh अपॉन dt, इनकी गुणा करें तो 314 ही आएगी, वो हम बटे में ले आए। कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया? 1, तो dh अपॉन dt का मान आ गया 1। लेकिन अब ये क्योंकि ऊंचाई है, और ऊंचाई की अगर हम इकाई देखें, ये क्योंकि मीटर है वो भी मीटर ही होगी, मीटर प्रति घंटा। यानी जो इसकी ऊंचाई के बढ़ने की दर है वो है 1 मीटर प्रति घंटा। ये देखिए देख सकते हैं जो इसका ऑप्शन हुआ, यानी कि शायद मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन होगा। अगर इसमें कोई गलती है वो धोखे से शायद इन्होंने घात लगा दी है, इकाई इसकी यही होगी, मीटर प्रति घंटा। अब देखिए 20 क्वेश्चन। हमें एक वक्र की समीकरण दे रखी है लेकिन प्राचल के रूप में। x का मान देखिए है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y का मान 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। हमें निकालना है इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो भी किस बिंदु पर? आपको दे रखा है 2, -1। वो मैं चलिए यहां लिख देता हूं। देखिए जो आपको बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, -1। इस बिंदु पर हमें इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। अब आप लोग जानते हैं जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो है dy अपॉन dx। चलिए मैंने पहले इसका अवकलन किया, यानी कि dx अपॉन dt। t के सापेक्ष, देखिए मैंने आपको अवकलन वाली प्रश्नावली में सिखाया भी था, इनका अवकलन जब हम करते हैं तो वो प्राचल के सापेक्ष ही करते हैं। dx अपॉन dt, तो देखिए t स्क्वायर का 2 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी का 3, क्योंकि t का 1 हो गया, t के सापेक्ष कर रहे हैं, 8 का 0। चलिए आगे लिख देता हूं dy अपॉन dt, टी स्क्वायर का 2 इंटू टी, गुणा 2 से भी करी तो 4 इंटू टी माइनस 2, क्योंकि t का 1 और 5 का 0। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, क्योंकि यही होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। एक बार चलिए आपको बता देता हूं, ये तो अवकलन का ही क्वेश्चन हुआ। अवकलन को हम देखिए पहले इस तरीके से ही लिख के दिखाते हैं, यानी dy अपॉन dx को dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, यानी कि 4t माइनस 2 अपॉन
2t प्लस 3। ये हो गई स्पर्श रेखा की परिमलता। लेकिन जब मैंने टॉपिक आपको करवाया था यानी 6.3 प्रश्नावली, तब मैंने ये बात बताई थी हमें इसमें टी का मान रखना पड़ता, क्योंकि एक संख्या निकल के आती है। परिमलता हमेशा एक संख्या ही होती है, हम इसे कभी इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। अब आपको टी का मान दे ही नहीं रखा, हमें दे रखा है बिंदु के निर्देशांक। अब बिंदु यहां पे रख नहीं सकते क्योंकि ये तो एक्स और वाई के मान है। यहां अगर एक्स और वाई आ रहे होते तो हम बिंदु रख देते। अब टी का मान हमें नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या करें, क्योंकि स्पर्श रेखा की परिमलता निकालनी है तो आपको यह काम करना है। देखिए ये जो एक्स और वाई के मान है वो हम पहले इसमें रखेंगे। एक्स का मान देखिए कितना है 2, चलिए मैंने यहां रखा है 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। चलिए मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं, यानी एक समीकरण बनी यानी टी स्क्वायर प्लस 3t और ये 2 को हम इधर ले गए माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब इस द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड देखिए संभव हैं, क्योंकि 10 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटा के 3 आए 5 दूनी 10, 5 माइनस 2, तो वो मैं देखिए सीधे लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग इतना जानते ही हैं t प्लस 5 t माइनस 2, यानी t के आपके दो मान आए। एक तो t का मान आ गया माइनस के 5 और एक t का मान आ गया प्लस के 2। चलिए ये बात मैंने इतनी ही रहने दी। y का मान देखिए कितना है माइनस 1, मैंने यहां रखा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी माइनस के 5, यानी कि 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। दो से हम भाग भी कर सकते हैं, यानी कि t स्क्वायर माइनस टी माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब दो के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस करके यानी घटा के 1 आए, 2 गुणा 1, चलिए ये भी मैं सीधे गुणनखंड लिख देता हूं t माइनस 2 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक तो t की वैल्यू 2 आ गई और एक t की वैल्यू माइनस की 1। अब t की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए x का मान तो 2 हो और y का मान कितना है माइनस 1, क्योंकि तो हमें दे ही रखी है। तो इसका मतलब है जो इनमें कॉमन वैल्यू है t की वो ही पॉसिबल है, और वो कॉमन वैल्यू देखिए वो ये है t इज इक्वल टू 2, यानी ये t का मान ऐसा है जो आप चाहे इसमें रख दें या इसमें रख दें। t का मान 2, x का मान 2 आएगा, y का मान माइनस 1, इनसे कोई मान ऐसे पॉसिबल कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि t के इस मान के लिए बिंदु के निर्देशांक यही निकल के आएंगे। आप चाहे रख के देख लें, बिंदु यही निकल के आएगा। अब आता है देखिए t इज इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की परिमलता। अब परिमलता देखिए हमने ये निकाली है, बस यहां एक काम करना है, t का मान 2 रखना है। तो 4 दूनी 8 माइनस 2 बटे 2 दूनी 4 प्लस 3, यानी कि 6 बटे 7। शायद इसका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 6 बटे 7 बी ऑप्शन। अब अगर इसी क्वेश्चन में देखिए आपको एग्जाम में ऐसे भी आया कि इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालें, तो बिंदु तो आपको दे ही रखा है x1 y1 हो गया, तो y माइनस y1 बराबर परिमलता गुणा x माइनस x1। आप स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब की परिमलता आप लोग जानते हैं, इसका व्युत्क्रम माइनस भी आता है, यानी माइनस के 7 बटे 6। बिंदु आपको दे रखा है, अभिलंब का समीकरण भी निकल जाएगा। ये देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन भी बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा है एक रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये दिए हुए वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, लेकिन ये तब होगी जब m का मान कितना होगा ये निकालना है। इसका मतलब है देखिए वक्र का समीकरण आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, स्पर्श रेखा भी देखिए इनकम्प्लीट है वो, क्योंकि वहां m का मान नहीं पता। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये m के किस मान के लिए स्पर्श रेखा होगी इस वक्र की, ये हमें निकालना है। अब देखिए हमें इसमें बिंदु के निर्देशांक तो पता ही नहीं, और जब मैंने ये बात बताया था टॉपिक में यानी 6.3 में,
जब भी हम स्पर्श रेखा या विलंब का क्वेश्चन करेंगे तो बिंदु के निर्देशांक जरूर पता होने चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने चित्र की सहायता से भी समझाने की कोशिश की। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखिए वो परवलय है जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ये x अक्ष की तरफ परवलय बनेगा। ये देखिए वो परवलय मैंने इस तरीके से दिखाया। एक रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, वो मैंने ये दिखाई जो इसे स्पर्श करती हुई जाती है। यानी इस वक्र की स्पर्श रेखा हमें इनकम्प्लीट दी हुई है, उसे कंप्लीट करना है क्योंकि m का मान निकाल के। लेकिन ये हमें नहीं पता ये जो स्पर्श रेखा है किस बिंदु पर है। और मैंने ये बात कही थी अगर हमें बिंदु के निर्देशांक नहीं पता होते तो हमें बिंदु मानना पड़ता है। वो बिंदु देखिए मैंने ये माना है, यानी इस बिंदु पर देखिए स्पर्श रेखा है और जिसे मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस में x1 y1 ही मानता हूं। और मैंने देखिए यहां पे लाइन लिखी भी है, माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है। तब तो पहले तो ये बिंदु देखिए वक्र पर वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। आप लोगों को शायद ध्यान आ जाएगा, पहले आप ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन क्योंकि समीकरण एक बनाई जाती है। उसके बाद वक्र के समीकरण का हम अवकलन करते हैं। इसका कभी अवकलन नहीं होता है, अवकलन हमेशा वक्र के समीकरण का होता है। मैंने देखिए इसका अवकलन भी किया x के सापेक्ष, 2y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 4। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 4 अपॉन 2y यानी कि 2 अपॉन y। लेकिन मैंने देखिए हर बार ये बात कही है, ये dy अपॉन dx ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ऐसे नहीं कहलाती जब तक हम इसमें बिंदु के निर्देशांक न रख दें। और बिंदु हमने क्या माना है, या तो दे रखा होता है, नहीं तो जो हमें मानना पड़ता है वही रखना पड़ेगा। अब इसमें क्योंकि x तो आ ही नहीं रहा, केवल क्या आ रहा है y, तो y1 रखना पड़ा। यानी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो हो गई 2 अपॉन y1। यहां तक सारे पार्ट जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए यहां तक ऐसे ही करती हैं। इसके बाद कंडीशन चेंज होती है। अब आपको दे रखा है देखिए ये स्पर्श रेखा की समीकरण है, भले ही इनकम्प्लीट है, मैंने लिखी है आगे, परंतु स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। यह अधूरी है, कोई बात नहीं, हम इससे प्रवणता निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा की। कैसे निकालेंगे, या तो मैं y को इधर लेके जाऊं देखिए, और फिर सूत्र मैंने आपको बताया था माइनस के x का गुणांक बटे y का गुणांक। और नहीं तो आपने 11th क्लास में सरल रेखा वाले चैप्टर में पढ़ा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें m प्रवणता ही होती है, यानी इस रेखा की जो प्रवणता है वो m ही है। आप अवकलन कर दें dy अपॉन dx कितना आएगा, m, प्रवणता ही हो गई। तो ये प्रवणता देखिए मैंने यहां लिखी, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर m। इस क्वेश्चन में यानी इस टॉपिक में जो मैंने बताई थी बात वो यही होती है। एक बार तो प्रवणता निकालते हैं अवकलन करके, और एक बार प्रवणता निकालते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों को इक्वल रख दी, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यानी 2 अपॉन y1 इज इक्वल टू m। y1 का मान मैंने निकाला 2 अपॉन m, ये कोई संख्या नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन हम करते आए यहां संख्या निकल के आती थी, m का मान हमें पता ही नहीं। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना है m का मान। तो आप लोग यही सोचेंगे देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करें, y1 का मान यहां रख देंगे, लेकिन फिर x1 कहां से आएगा। पूरी समीकरण केवल m के पदों में रह जाएगी, तब हम m का मान निकाल पाएंगे। उसके लिए देखिए आपको एक समीकरण यहां और बनानी पड़ेगी। ये जो बिंदु है, पहले मैंने ये बात लिखी थी, ये वक्र पर है, ये बिंदु स्पर्श रेखा पर भी तो है। ये बात देखिए आप, क्योंकि जो बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है वो इसी बिंदु पर खींची गई है, यानी स्पर्श रेखा को भी ये बिंदु संतुष्ट करेगा। यानी ये जो बिंदु के निर्देशांक है वो स्पर्श रेखा की समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। ये बात मैं देखिए यहां भी लिख देता हूं, बिंदु x1, y1 स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 पर है। अतः अब किसे सॉल्व करें आगे, देखिए यानी पहले तो मैं बिंदु ही रख देता हूं। बिंदु का मतलब y का मान तो y1 रख दिया, x का मान रख दिया x1। यह आ गई समीकरण नंबर 3। हमें इन तीनों समीकरणों को ऐसे हल करना है, हमें x1 y1 नहीं निकालना, वो चलिए मैं बता दूंगा निकाल के, लेकिन पहला काम हमारा यही है कि हमें m का मान निकालना है। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ हमारा केवल m के पदों में रह जाए। वो कैसे, तो पहले मैं एक काम करता हूं, देखिए
यहां से जो x1 का मान आ रहा है वो पहले मैं निकाल रहा हूं। देखिए x1 का मान यहां से पहले तो 1 आएगा माइनस में, m आएगा बटे में, यानी x1 इज इक्वल टू y1 माइनस के 1 बटे m। और y1 का मान भी देखिए मैंने यहां से रख दिया 2 अपॉन m, यानी 2 अपॉन m माइनस के 1 बटे m। चलिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, 2 माइनस m और m एलसीएम जो था वो नीचे आ गया, यानी वो हो गया m स्क्वायर, 2 माइनस m बटे m स्क्वायर। ये मैंने x1 का मान निकाल दिया, यानी x1 इक्वल टू 2 माइनस m बटे m स्क्वायर। अब देखिए जो x1 और y1 के मान है वो मैं इसमें रख रहा हूं, वो मैं चलिए इधर करके दिखाता हूं, ये पार्ट मैंने अलग बना दिया। देखिए y1 का मान कितना है 2 अपॉन m, उसका भी स्क्वायर। चलिए मैं एक बार पहले आपको रखकर दिखा रहा हूं मान, 4 इंटू x1 का मान वो देखिए ये है 2 माइनस m बटे m स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया 4 अपॉन m स्क्वायर, यहां क्या हो गया 4 अपॉन m स्क्वायर, देखिए मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया 2 माइनस m। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए यहां 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, m स्क्वायर से m स्क्वायर, ये केवल 1 बचा, भले ही आप इसे बटे में ले आए तब भी ये 1 ही बचेगा। यानी मैं अगर समीकरण लिखता हूं देखिए 2 माइनस m इक्वल टू 1, इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये तो हमारा देखिए आंसर आ गया m का मान। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, वैसे इसमें पूछा नहीं था, स्पर्श बिंदु यानी कि x1 y1, उसके निर्देशांक बहुत सिंपल है। देखिए x1 का मान हमने ये छोड़ रखा है, m का मान कितना है 1, तो 2 माइनस 1 बटे 1 का वर्ग, तो 1 बटे 1, तो x1 का मान 1 आ गया, और y1 का मान 2 बटे 1, यानी वो कितना हो गया 2। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी आ गए। और आपसे कहते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण भी कंप्लीट कीजिए, तो m का मान अपने कितना निकाल लिया 1, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 1। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए ये आपको यहां पे ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें समीकरण 3 की भी जरूरत पड़ी। अब जो इसका देखिए मैं एक हिंट देता हूं, अगला जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में ही करें, क्योंकि आपको बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 22 क्वेश्चन में 1,1, अभिलंब की समीकरण निकालनी है, वक्र की समीकरण आपको दे रखी है, यानी वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की समीकरण निकालनी है। बहुत सिंपल है, क्योंकि बिंदु भी दे रखा है, आप अवकलन करके प्रवणता निकाल लें, फिर अवकलन इसकी समीकरण दिया जाएगी अभिलंब की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए वक्र का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो पहले तो यही बता देता हूं, क्योंकि ये भी आपका पढ़ा हुआ है, ये परवलय ही है, बस ये y अक्ष की तरफ, क्योंकि इसमें y की पावर कितनी है 1, जिसकी पावर देखिए 1 होती है उस अक्ष की तरफ बनता है। वो देखिए मैंने चित्र भी बना रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इसमें क्या दे रखा है, इसके उस अभिलंब का समीकरण निकालना है जो कि बिंदु 1,2 से होकर जाता है। ये बात देखिए ध्यान से देखें, आपको ये नहीं कह रहे कि बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, वो तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहां नहीं है ऐसा। ये देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं, ये तो है आपके वक्र का समीकरण, अब इसके उस अभिलंब का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से होकर जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए वक्र पर मैंने माना बिंदु x1 y1, तो अभी तक जो आप क्वेश्चंस करते आए हैं वो इस बिंदु से, ये बिंदु वक्र पर ही होता है, तो वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण वो तो ऐसे लिख के आता है जैसे कि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है। क्या लिखा था, देखिए वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण निकालिए, लेकिन ये वक्र का बिंदु नहीं है, देखिए वक्र पे हो भी नहीं सकता। आप वक्र के समीकरण में रख के देख लें, उसे संतुष्ट करेगा ही नहीं। देखिए x का मान 1 रखा, y का मान रखा 2, तो 1 बराबर 8, बिल्कुल गलत, ये वक्र पे है ही नहीं। यानी वक्र के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण हमें निकालना है। बिंदु तो मैंने मान लिया x1 y1, लेकिन ये जो अभिलंब है ये 1,2 से होकर जाता है, और अभिलंब कौन सी रेखा होती है, इसलिए देखिए मैंने ये भी बना रखी है, वक्र के बिंदु पर स्पर्श रेखा तो देखिए ये है, और जो इसके 90 डिग्री पर रेखा होती है वो होती है अभिलंब। तो यानी इसका मतलब क्या है, वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींचा गया अभिलंब वो देखिए ये है, और ये अभिलंब जो है इस बिंदु से होकर जाता है। तो यहां भी हमें बिंदु ये वाला नहीं पता,
और जितने भी क्वेश्चन देखिए मैंने टॉपिक पे कराए थे, हमें ज्यादातर बिंदु नहीं पता होता था, तो पहले हमें बिंदु मानना ही पड़ता है। माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है, तब तो पहली समीकरण तो देखिए यही बनेगी, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। हर क्वेश्चन में देखिए आप यही करते आए हैं। अब मैंने इसका अवकलन किया, 2x इक्वल टू 4 इंटू dy अपॉन dx, 4 आ गया बटे में तो dy अपॉन dx 2x अपॉन 4 यानी कि x अपॉन 2। अब dy अपॉन dx का जो मान है यानी कि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, वो भी तब जब बिंदु रख दूंगा मैं, यानी कि x1 अपॉन 2। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि अभिलंब का है तो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं निकालनी, हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, और वो क्या होती है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की तो देखिए ये है x1 अपॉन 2, -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, 2 आ गया ऊपर, ये आ गई अभिलंब की प्रवणता। जितने भी क्वेश्चन आपके स्पर्श रेखा अभिलंब के होते हैं हमें बिंदु मोस्टली मानना ही पड़ता है। फिर यहां तक का पार्ट देखिए उनमें कॉमन होता है क्योंकि अपकलन करके हम प्रवणता निकालते हैं। अब आता है आगे का पार्ट, हमें किसी चीज की समांतर नहीं दे रखा अभिलंब, नहीं तो प्रवणता इक्वल रखते, या किसी के लंबवत नहीं दे रखा है, हमें तो सिर्फ ये दे रखी है बात कि अभिलंब इस बिंदु से होकर जाता है। ऐसे किसी क्वेश्चन में, शायद एक क्वेश्चन और भी आ चुका है प्रश्नावली में, जब भी हमें ये दे रखा हो कि स्पर्श रेखा इस बिंदु से होकर जाती है या अभिलंब इस बिंदु से होकर जाता है, तो पहले हम उसकी समीकरण निकालेंगे। आप ये बात ध्यान रखें, आप लोग ये नहीं सोचे कि आगे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब देखिए आपको ये दे रखा हो कि अभिलंब इस बिंदु से होकर जाता है या स्पर्श रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, तो पहला काम आप लोग ये करें कि अभिलंब का समीकरण निकालें इस बिंदु पर। सूत्र क्या है देखिए, जो आप लोग करते आए, y माइनस y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता x माइनस x1। ऐसे ही छोड़ने कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। अब आगे देखिए, क्योंकि ये लाइन बुक में भी दे रखी है हमें भी लिखनी पड़ेगी, यह है अभिलंब बिंदु 1,2 से होकर जाता है। अतः अब आप लोग क्या करेंगे, कोई भी रेखा, अब वो तो कुछ भी हो सकती है, ये भी तो एक रेखा ही है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसलिए समीकरण हमने पहले निकाली। कोई भी रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसके जो निर्देशांक होते हैं वो उसके समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी कि इसे। अब मैं ये निर्देशांक इसमें रखूंगा, लेकिन किसकी जगह, x का मान 1 है वो इस वाले x का मान है, और y का मान 2 है वो इस वाले y का मान। ये x1 y1 तो हमें निकालने हैं। इसका मतलब देखिए मैं रख के दिखा रहा हूं, y का मान 2 मैंने रख दिया, ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये भी देखिए ऐसे, x का मान 1। चलिए आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इनकी गुणा भी करता हूं, x1 की मैंने गुणा कर दी तो 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के 2x1। ध्यान से देख लीजिए आप, 2x1 माइनस के x1 की गुणा हो गई, माइनस के 2 प्लस के 2x1। एक बेनिफिट इसमें यह मिला, 2x1 से 2x1 ही कैंसिल हो गया, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस x1 y1 इज इक्वल टू माइनस के 2, तो हमारे पास केवल बचा x1 y1 इज इक्वल टू 2। अब आगे का पार्ट, अब ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। यहां भी देखिए किसी का मान नहीं निकल के आया। ऐसे क्वेश्चनों में आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 सॉल्व करनी पड़ेंगी। कैसे, y1 का मान अगर मैं यहां से निकालता हूं वो आएगा x1 स्क्वायर बटे 4, वो मैं यहां रख देता हूं। देखिए y1 का मान x1 स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 2। चलिए मैं इसी के आगे लिख देता हूं, 4 आ गया गुणा में, और ये हो गया x1 का क्यूब, बिल्कुल ठीक आ रहा है देखिए 8, क्योंकि इसका घनमूल भी निकलेगा, तो x1 का मान देखिए 2 आ गया। ये तो हमने x1 का मान निकाला। अब देखिए x1 का मान निकाल लिया, हम y1 का मान भी निकाल सकते हैं।
कैसे? अगर x1 समीकरण 2 से निकल जाएगा, समीकरण 1 से भी निकल जाएगा। x1 का मान अगर 2 रख दें तो y1 का मान किसी भी समीकरण में 1 ही आएगा। y1 का मान आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ जो बिंदु के निर्देशांक आ गए वो आ गए 2,1। ये मैं यहां लिख देता हूं, जो बिंदु के निर्देशांक हैं। अगर आपसे ये कहते बिंदु के निर्देशांक, वो आ गए 2,1। अब आपसे क्या पूछा गया है? अभिलंब का समीकरण। चलिए मैं इसी को आगे कर देता हूं। y हम चाहे इसमें भी रख सकते हैं x1 y1 का मान। मैं चलिए आपको पूरा नए सिरे से कर रहा हूं। y माइनस y1 बराबर परिवर्ता। परिवर्ता है देखिए ये, और यहां पे x1 का मान अगर मैं 2 रख दूं तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 1 गुणा x माइनस x1। देखिए सॉल्व करते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस के x प्लस के 2। ये चलिए मैं आगे लिख देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपके अभिलंब की समीकरण है। यानी जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हुआ ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें वक्र का समीकरण 9y² इज इक्वल टू x3। हमें उस पर बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, लेकिन वो बिंदु हैं जहां पर अभिलंब, वक्र का जो अभिलंब है वो दोनों अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। शायद ये इस तरीके का ऐसा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 6.3 में भी ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो अंतःखंड वाली बात थी ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई थी इसके बारे में, इसमें इस कंडीशन में प्रवणता क्या होती है। फिर भी चलिए एक बार बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत बिल्कुल वैसे ही, हमें बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, तो बिंदु तो हमें मानना ही पड़ेगा। माना वक्र पर बिंदु x1 y1 है, तब पहली समीकरण देखिए यही बनेगी, वक्र का समीकरण उसमें रख के। अब देखिए वक्र का समीकरण ये है, हमने इसका अवकलन किया। बहुत सिंपल, आप लोग देख सकते हैं 18y लेकर बटे में 3 से कट गया x² 6y। ये आएगी स्पर्श रेखा की परिवर्ता, वो भी तब देखिए जब बिंदु के निर्देशांक रख दें, यानी x1² 6y1। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि अभिलंब का है तो हमें निकालनी है अभिलंब की परिवर्ता, माइनस का 1 बटे स्पर्श रेखा की परिवर्ता। स्पर्श रेखा की ये है x1² 6y1। ये ऊपर ले गए तो माइनस के 6y1 x1²। यहां तक का बात देखिए मैं हर बार कहता हूं कॉमन ही होता है, मेथड सेम होता है सबका। अब आगे की लाइन देखिए मैंने लिख रखी है, परंतु अभिलंब दोनों अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। ये जो समान अंतःखंड वाली बात है ये मैंने देखिए चित्र में भी बनाई है। यानी ये अभिलंब दो कंडीशंस में बन सकता है। या तो देखिए समान अंतःखंड का मतलब क्या है, मान लीजिए ये y अक्ष है ये x अक्ष है, तो ये अंतःखंड ये दोनों अक्षों को काटेगा अभिलंब, लेकिन ये मूल बिंदु से इनकी दूरी समान होगी। यानी x अक्ष पर मूल बिंदु से जितनी दूरी है उतनी ही y अक्ष पर होगी। ये कहलाता है अंतःखंड। ये x अक्ष का अंतःखंड है और ये है y अक्ष का अंतःखंड, ये आपस में बराबर हैं। ऐसे ये इधर भी हो सकता है, ये आपस में बराबर हैं। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये देखिए 45 का कोण बनाए, क्योंकि तो 90 का है, ये दोनों बराबर हैं तो 45 के ही हो गए। मैंने यहां लिख दिया 45, और यहां भी देखिए 90 का है, ये 45 हो गए। लेकिन क्योंकि परिवर्तन निकलती है हमेशा दाईं तरफ वाले कोण से, इसलिए मैंने उधर 45 लिया था तो 135 लिखा। यानी अभिलंब की परिवर्तनाएं दो पॉसिबल हैं, या तो होगी tan 45, क्योंकि परिवर्तन क्या होती है tan थीटा, tan 45 हो सकती है परिवर्तन, या tan 135 भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो एक बार तो अभिलंब की परिवर्तन हो गई 1 tan 45 का मान, और एक बार अभिलंब की परिवर्तन रखनी पड़ेगी माइनस के 1, और अभिलंब की परिवर्तन हमने ही निकाली थी अवकलन करके। तो एक बार तो हमने इसे रखा प्लस के 1 के इक्वल, वो देखिए मैंने ये लिख रखा है, और एक बार इसी को रखा माइनस के 1 के इक्वल, वो देखिए मैंने ये लिख रखा है। यहां मैंने समीकरण बनाई x1² इज इक्वल टू माइनस के 6y1। ये इसमें कोई मान नहीं निकल के आया, समीकरण 2 मान ली, माइनस से माइनस कैंसिल, x1² इज इक्वल टू 6y1। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान ली, यहां कोई मान नहीं निकल के आया। अब मान लीजिए आपकी एक समीकरण केवल यही बनती, तो आप फर्स्ट और सेकंड को हल करती। तो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, मान लीजिए अगर ये वाली बनती तो आप फर्स्ट और थर्ड को हल करते। ये लिख दिया मैंने फर्स्ट, इन्हें आपस में नहीं करना है। अब इन्हें हल कैसे करें आप लोग, चलिए अभी इस पर ध्यान न दें, फर्स्ट और सेकंड को हल करना है।
यहां से अगर मैं y1 का मान निकालूं तो माइनस के x1 स्क्वायर बटे 6, y1 का मान देखिए कितना आ रहा है, माइनस 6 को बटे में ले गए, माइनस भी आ गया, तो y1 का मान माइनस के x1 स्क्वायर बटे 6, वो मैं यहां रख देता हूं। देखिए y1 का मान 9 माइनस के x1 स्क्वायर बटे 6, ये तो y1 का मान है, यहां से निकाला, उसका भी वर्ग है देखिए y1 का, इक्वल टू x1 क्यूब। और यही चीज देखिए इधर भी चलिए कर देता हूं साथ साथ, y1 का मान x1 स्क्वायर बटे 6 यहां रख देता हूं, तो यानी 9x1 स्क्वायर अपॉन 6, इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं आगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस ही आएगा, 9 ये हो गई x1 की पावर 4 और 6 का वर्ग 36, 900 ये कैंसिल भी हो गया। फोर आ गया गुणा में, यानी x1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब। अब देखिए मैंने आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में बताई थी ये बात, चलिए इधर भी सॉल्व कर लेता हूं पहले ही। 9x1 की पावर 4 अपॉन 36 x1 क्यूब, 4 आ गया गुणा में, आपको दोनों सेम लगेंगी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक काम देखिए बता रहा हूं, इसमें कभी x1 कैंसिल नहीं करते, ये हम इधर लाते हैं माइनस में, यहां पे x1 का क्यूब कॉमन, इसका मतलब क्या है, x1 के एक तो x1 का क्यूब इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, और एक x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू 4, यही मान यहां भी आएंगे। चलिए ये मैं यहां भी लिख देता हूं, x1 इज इक्वल टू 0, इसे पूरा नहीं करके दिखा रहा, x1 इज इक्वल टू 4। अब आता है x1 का मान अगर 0 है, अगर x1 का मान 0 है तो देखिए y1 का मान भी 0 ही होगा, क्योंकि y1 का मान देखिए मैंने यहीं से तो निकाला था, तो x1 का मान अगर 0 है तो y1 का मान भी कितना आएगा, 0। लेकिन ये बिंदु x1 0 y1 0 यानी 0,0 मूल बिंदु पॉसिबल मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर x1 का मान भी 0 हो गया और y1 का मान भी 0, तो अभिलंब की प्रवणता आएगी 0/0, वो हो गई अपरिभाषित, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर x1 का मान 4 है, वो देखिए मैं यहां रखता हूं, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 6 आ गया बटे में, तो माइनस के 8/3, तो y1 का मान माइनस के 8/3, तो यानी जो बिंदु आ गया आपका 4 माइनस के 8/3। यहां भी देखिए y1 0 ही आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, और यहां पे जो y1 का मान आएगा 4 का वर्ग 16, ये प्लस के 8/3 आ रहा है, यानी यहां जो बिंदु निकल के आया 4,8/3, तो यानी आपके दो बिंदु निकल के आए, एक तो 4 प्लस के 8/3 और एक 4 माइनस के 8/3। या तो आपको देखिए दोनों ही ऑप्शन में दे रखे होंगे बिंदु, ये आपका पहला ऑप्शन है देखिए, क्योंकि 4 प्लस माइनस 8/3 इस तरीके से लिख दिया है। तो ये देखिए जो पूरा चैप्टर था यानी चैप्टर 6, इसमें टोटल थे 5 टॉपिक, वो आज देखिए समाप्त होते हैं। अब जो आपका अगला चैप्टर आएगा वो होगा इसका सेकंड वॉल्यूम, वो होगी इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।